कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। नहीं, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल तक लगातार काम किया है और एक विकास की बड़ी रेखा खींची है, जिसने समाजवादी पार्टी का 12 से 17 का कार्यकाल और 7 से 12 का बसपा का कार्यकाल, दोनों के ऊपर वो बहुत भारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटूट भरोसा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और संगठन के काम और समन्वय के चलते बीजेपी की बड़ी जीत होगी और बीजेपी सभी समाज और समुदाय को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। यूपी में बीजेपी का निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन हो गया है। आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया गया। यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों दलों से गठबंधन होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। 2022 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहने के लिए पार्टियां अलग अलग अभियान चला रही हैं, ताकि लोगों के बीच सक्रियता दिखाई जा सके। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने लखनऊ से बूथ समीक्षा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, जो यूपी के सभी बूथों पर 90 दिनों के अंदर समीक्षा करेगी, जो लखनऊ से चलकर रायबरेली होते हुए यूपी के सभी जिलों में जाएगी। इसके साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन नेताओं की लोकप्रियता को भी भांपने का काम करेगी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने का विचार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर देहरादून लौट गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत से विवाद के बाद ये मुलाकात अहम मानी जा रही है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ढेंचा बीज घोटाले को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के अंदर ही सियासी रात चल रही है। उनको भी सारी चीज़ें मालूम रहती हैं, क्योंकि वो माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं और इस नाते भी, और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इस नाते भी बहुत सारी चीज़ें उनको सारी मालूम रहती हैं। और मैं इस विषय पर बहुत बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने जो बात आपके चैनल में इंटरव्यू के समय कही थी, वो मैंने सकारात्मक तरीके से कही थी। वहीं मंत्री हरक सिंह रावत ने शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि विवाद पर शाह को हर जानकारी दी। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि मैंने जो भी कहा था सही कहा था और मैं अपने बयान पर कायम हूं। यूपी में कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी है। यूपी कांग्रेस ने अपना चुनावी अभियान वाराणसी से शुरू करने का प्लान तैयार किया है। 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाराणसी आ रही हैं। गांधी जयंती के मौके पर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। दरअसल प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस बार यूपी का चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको देखते हुए रोहनिया थाना के जगतपुर डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर प्रतिज्ञा रैली करेंगी, जिसकी तैयारियां कांग्रेस जिला इकाई कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी की टीम ने बाघंबरी मठ के अंदर संतों और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। इस दौरान टीम ने मठ का जायजा भी लिया और फिर वापस चली गई।
क्या हुआ, कैसे हुआ, दरवाज़ा किसने खोला, कैसे उसको धक्का दिया गया, कैसे उसको तोड़ा गया। देखिए इशारा करके ऊपर सीसीटीवी की तरफ इशारा कर रही हैं। सीसीटीवी बंद था, चालू था, इन सब की जांच हो रही है। और देखिए पूरी टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं, जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और पूरी जांच की जाएगी। और ये पीछे ठीक सीसीटीवी लगे हैं, वो चाहेंगे हम तस्वीरें दिखाएं सीसीटीवी की। सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी चल रहे थे कि खराब हो गए, इन सब को लेकर जांच की जा रही है। और इसीलिए आस्था जायसवाल यहाँ पर खड़ी हैं। अभी भी देखिए वो बातचीत पुलिस कर्मियों से कर रहे हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, जो यहाँ पर तैनात हैं। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जांच की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई मठ का दौरा कर इस जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले 20 सितंबर को 18 लोगों से बात की थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कई सवाल हैं, जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। सवाल है कि क्या जमीन विवाद में महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की, क्योंकि बाघंबरी मठ की जमीन पर साल 2011 में विवाद शुरू हुआ, जिसको 4 हिस्सों में बांटकर बेचा गया था। 300 मीटर से अधिक तक की ये जमीन बाघंबरी मठ के पास थी। वर्ष 2011 के आसपास यहीं से वो विवाद शुरू हुआ। जब ये जमीन बेची गई, उस वक्त भी आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को जमीन बेचने से रोका था। रोकने के बावजूद महंत नरेंद्र गिरी ने ये जमीन उस वक्त के तत्कालीन विधायक महेश नारायण सिंह, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उनको ये जमीन बेची। वो अपार्टमेंट के ऊपर से दूसरा फ्लैट जिसमें पेड़ लटका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल फ्रंट रो की, वो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सिपाही अजय सिंह का अपार्टमेंट है। वैसे इस जमीन को तत्कालीन समाजवादी पार्टी विधायक और प्रॉपर्टी डीलर शैलेंद्र सिंह ने खरीदी थी। इस जमीन पर अपार्टमेंट बनाया गया था, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी सुरक्षाकर्मी अजय सिपाही को एक फ्लैट दिया गया था। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनको गिरफ्तार कर कोर्ट से रिमांड लेने के बाद नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। काफ़ी संवेदनशील प्रकरण है, तो संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें परस्पर अलग अलग रखा गया है और सामान्य बंदियों से भी अलग रखा गया है। और जो भी एक उच्च सुरक्षा और संवेदनशील बंदियों के लिए हमारे प्रबंध तंत्र के और उनके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस हैं हमारे मुख्यालय के और शासन के और जेल मैनुअल के, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर में नाम आने की वजह से इन दोनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोनों आरोपियों को सामान्य कैदियों से अलग रखा गया है। जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। यूपी इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बना रहा है। आज एक बार फिर से यूपी सरकार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल के नज़ारे देखिए। सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये लाइन बता रही है कि वैक्सीनेशन का काम अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है। और सरकार का तर्क यही है कि बिना बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन हुए कोरोना की महामारी को रोका नहीं जा सकता है। और शायद यही बड़ी वजह है कि लगातार वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के केसेस अभी भी उत्तर प्रदेश में बढ़ नहीं रहे हैं। साथ में ये भी बात मानी जा रही है कि वैक्सीनेशन के बाद ही तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकेगा। सरकार का तर्क है कि वैक्सीनेशन का आंकड़ा जैसे ही आगे पार होगा, 60% वैक्सीनेशन के बाद लोगों में और ज़्यादा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, साथ ही कोरोना से लड़ने में उनको ताकत मिलेगी। आज 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद यूपी पहला राज्य होगा जो सबसे पहले 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में कामयाब होगा। इस अभियान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में चलाया जा रहा है। 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा करने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है, लेकिन इस अभियान में योगदान यूपी की जनता का सबसे बड़ा है, जो बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रही है। इन तस्वीरों को देखिए जो कानपुर की हैं। देखिए जिस सेंटर पे मैं हूँ किस तरह एक लंबी कतार देख सकते हैं। डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम यहाँ लगे, किसी का फर्स्ट डोज है, किसी का सेकंड डोज है। हर व्यक्ति अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। सिस्टमेटिक ढंग से देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से लगाया गया है कि ताकि लोग अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। सबके हाथ में अपने नंबर्स है, किसी ने मोबाइल के ऐप्स के माध्यम से, किसी ने सबके हाथ। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सर आप फर्स्ट डोज लगाने सेकंड डोज, क्या कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्था को कि आज एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है? नहीं, बहुत अच्छा है और ये एक सिस्टम की तरह से चल रहा है जिससे भी किसी दिक्कत नहीं हो रही है। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच लोग तेजी से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इस उत्साह को इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो कानपुर के मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।
और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना से पहले किसी ने पीपीई किट का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन कोरोना महामारी के बाद आज बच्चे बच्चे की जुबान पर पीपीई किट का नाम है। आमतौर पर पीपीई किट का इस्तेमाल डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा पेशेवर करते हैं, लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो शख्स ना तो डॉक्टर हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ, बावजूद इसके वो करते हैं पीपीई किट का इस्तेमाल। आप कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए, जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। ये अपील है गुजरात के आनंद जिले के रहने वाले भाईलाल भोई की। भाईलाल भोई कोई डॉक्टर नहीं है और न ही ये किसी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ है। बावजूद इसके कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए ये वो तमाम एहतियात बरत रहे हैं जिसकी उम्मीद हम आप सिर्फ डॉक्टर या किसी पेशेवर मेडिकल स्टाफ से रखते हैं, जबकि हकीकत में भाईलाल भोई एक पेशेवर ऑटो रिक्शा चालक है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है और लोग कोरोना से बचने के तमाम जरूरी तौर तरीकों को नजरअंदाज कर रहे हैं, गुजरात के एक छोटे से गांव वासाना के रहने वाले भाईलाल भोई लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। ये अपने ऑटो में बैठने वाले तमाम सवारियों को न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि ये खुद पीपीई किट पहनकर ऑटो चलाते हैं और अपने ऑटो में सवारी के बैठने से पहले और बाद में ऑटो को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करते हैं। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए भी भाईलाल किसी देवदूत से कम नहीं है। ये जरूरतमंद बीमार मरीजों को अपने ऑटो से मुफ्त अस्पताल भी पहुंचाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय निवासी भी भाईलाल भोई की तारीफ करते नहीं थकते। रिक्शा चालक भाईलाल भाई भोई, जिन्होंने कोरोना काल में बड़ी सतर्कता दिखाई है, अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं। ये कोरोना के प्रति सतर्कता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भाईलाल की आजीविका का इकलौता जरिया ऑटो ही है और ये इसी कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। बावजूद इसके पैसे कमाने की जल्दबाजी में इन्होंने कभी भी कोरोना प्रोटोकॉल नियमों को नहीं तोड़ा। भाईलाल का मानना है कि लॉकडाउन से बेहतर सावधानी बरतना है। जाहिर है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भाईलाल भोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उम्मीद है अच्छाई और जागरूकता की ये कहानी औरों को भी प्रेरित करेगी और देश कोरोना की तीसरी लहर के मंडराते संकट से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।